दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको द लीन स्टार्टअप बुक की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ, जिसके ऑथर है एरिक राइस। दोस्तों, इस बुक में आपको बिजनेस स्टार्टअप्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे शुरू हुई, कैसे उसको छोटे से स्टार्टअप से बड़ी कंपनीज तक लेके गया, जो एक बिजनेस स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप स्टार्टअप चुनते हैं? आप शायद किसी गैराज के बैठे हुए 4-5 दोस्तों के बारे में सोचे जो कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हों, एक बड़ा ही एक्साइटिंग वेंचर जिससे खूब प्रॉफिट कमाने की उम्मीद हो। कुछ इसी तरह सिलिकॉन वैली में बहुत सी .com कंपनी शुरू हुई थी। शायद आपको पता हो या नहीं, मगर एप्पल कंपनी तो ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। पर क्या आपको पता है कि किसी जानी मानी कंपनी के अंदर भी एक स्टार्टअप खोला जा सकता है? ये इन्फॉर्मेशन और ऐसी कई इंटरेस्टिंग बातें आपको इस किताब से पता चलेगी। आज बिजनेस की दुनिया बदलती जा रही है, इसलिए इसको लेकर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो भी बदलनी चाहिए। लीन स्टार्टअप यही है जो बिजनेस में एक मॉडर्न अप्रोच पेश करता है। कुछ ऐसे स्टार्टअप जिनके बारे में अच्छी प्लानिंग की गई है, खूब सोच समझकर प्रोडक्ट चुनकर और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ उनके पीछे इंटेलिजेंट मेंबर्स की टीम भी मौजूद है। मगर इतना टाइम, पैसा और एफर्ट लगाने के बावजूद क्यों ये स्टार्टअप फेल हो जाते हैं? कहाँ कमी रह जाती है? क्या प्लानिंग ठीक नहीं होती? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते होंगे, या फिर आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं। खैर, आप जो भी हो, ये किताब आपके काम आएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे स्टार्टअप से शुरू करके मल्टी मिलियन कंपनी खड़ी की जाए, तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। बड़ा सोचे लेकिन शुरुआत छोटे से करें। साल 2000 के शुरू में इस किताब के ऑथर एरिक राइस ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया था। उनका प्रोडक्ट था एक ऑनलाइन साइट जहां लोग अपना प्रोफाइल पोटेंशियल एम्प्लॉयर के सामने रख सकते थे। उनका ये आइडिया कमाल का था, टीम भी बहुत बढ़िया थी और उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की थी। फिर भी उनका ये स्टार्टअप फेल हो गया। उनके साथ ही कितने ही और स्टार्टअप डूब गए जब .com कंपनीज का बबल फूटा। एरिक राइस सदमे में थे। उन्हें लगा जो कुछ भी इन्होंने सक्सेस स्टोरीज के बारे में मैगजीन में पढ़ा था, सब झूठ है। आप चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लो और कभी हार न मानो, फिर भी हम फेल हो सकते हैं। कुछ सालों बाद एरिक ने सोचा कि शायद यहीं पर ज़्यादातर स्टार्टअप डूब जाते हैं, क्योंकि बहुत से नए प्रोडक्ट चल नहीं पाते। मगर अपने एक्सपीरियंसेस से एरिक को एक ऐसा गारंटीड प्रोसेस पता चला जिससे कोई भी स्टार्टअप फेल नहीं हो सकता। इसका एक सही तरीका है जिसे समझकर अगर फॉलो किया जाए तो सक्सेस अचीव की जा सकती है। 2004 में एरिक ने एक और स्टार्टअप को फाउंड किया। उनका नया प्रोडक्ट था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां मेंबर अपने नए अवतार के साथ अपने दोस्तों से कनेक्ट कर सकते हैं। इस स्टार्टअप के बारे में जो एक्साइटिंग चीज़ थी वो ये थी कि इसमें कस्टमर सब कुछ क्रिएट कर सकते थे, कपड़े, एसेसरीज से लेकर अपने अवतार के लिए फर्नीचर भी। हालांकि ये काम एरिक की टीम के लिए बड़ा चैलेंज था। एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाना, अवतार के लिए 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये सब बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था। उन्हें इसमें पेमेंट और कस्टमर के लिए बाइंग फीचर डिवाइस भी क्रिएट करना था। एरिक की इस नई कंपनी का नाम IMVU था। अपने इस नए वेंचर के लिए उन्होंने अपने को-फाउंडर के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया और सब कुछ गलत तरीके से किया। उन्होंने प्रोडक्ट का अर्ली वर्जन निकालकर इसमें बहुत कमाई की, इसे रिलीज कर लिया और हाथों हाथ कस्टमर को बेच दिया। वर्चुअल वर्ल्ड को परफेक्ट बनाने में इतनी मेहनत करने के बजाय उन्होंने कस्टमर को इसका फीडबैक सेंड करने की छूट दे दी। उनकी ये अप्रोच बिजनेस के ट्रेडिशनल तरीकों के हिसाब से एक बड़ी गलती मानी गई। हर चीज़ रिलीज होने से पहले तैयार होनी चाहिए थी। स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट, मार्केट,
प्रिडिक्शन, हर चीज़। मगर एरिक का बिजनेस लॉन्च का ये तरीका मॉडर्न बिजनेस की दुनिया में एक नया ट्रेंड बन गया। बिजनेस की दुनिया के नए प्रिंसिपल के लिए ये तरीका एक बेसिस बन गया, जिसे लीन स्टार्टअप कहते हैं। लीन स्टार्टअप क्या है? लीन स्टार्टअप दरअसल एक एक्सपेरिमेंट पर बेस है। इसका मेन आइडिया है कि गलतियों से सीखा जाए। इस तरीके में आप सालों साल प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में नहीं गुजारते। आपका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं या कस्टमर कैसा रिस्पॉन्स देंगे, ये सोचने में बरसों नहीं लगा देते। लीन स्टार्टअप मेथड इस्तेमाल करके कम अमाउंट में भी आप प्रोडक्ट का अर्ली वर्जन निकाल सकते हैं, फिर आगे ज़रूरत के हिसाब से इसमें चेंज ला सकते हैं। ये आइडिया है कि इनोवेशन चलती रहे, जिससे नया प्रोडक्ट वेस्ट ना हो और मार्केट से बाहर ना हो जाए। सच कहे तो आज लीन स्टार्टअप ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। दुनिया भर की कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अडॉप्ट किया है। इसने बिजनेस की दुनिया में एक नया दौर पैदा कर दिया। इसे ना सिर्फ नई कंपनियों ने ही नहीं, बल्कि कई सारी जाने माने एलिट बिजनेसमैन और फॉर्च्यून 500 ने भी अप्लाई किया है। मज़ेदार बात है कि एरिक रीच की कंपनी IMVU ने इससे 2011 में पूरे $50 मिलियन कमाए। क्या है लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल? लीन स्टार्टअप मेथड में 5 इम्पोर्टेंट की आइडियाज़ हैं। नंबर 1 की ये जरूरी नहीं कि कोई भी नया बिजनेस आप गैराज से ही शुरू करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू करते हैं, जब आपने एंटरप्रेन्योर बनने की ठान ही ली है। एक स्टार्टअप में पहले से आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नया सर्विस या प्रोडक्ट शुरू करता है, वो उसका स्टार्टअप होता है, जब उसे उसके चलने या ना चलने का कोई पक्का भरोसा नहीं होता। लीन स्टार्टअप हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर और साइज की कंपनी पर अप्लाई हो सकता है। दूसरे नंबर पर मैनेजमेंट आता है। जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं है, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग भी स्टार्टअप में शामिल होते हैं और उन लोगों या उस इंस्टीट्यूट को एक स्पेशल तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वे उस स्टार्टअप के बारे में बेहद अनसर्टेन है। तीसरा है वैलिडेट लर्निंग, जिसका मतलब है ऐसे एक्सपेरिमेंट जो बिजनेस में किए जाने हैं, ये जानने के लिए कि उन एक्सपेरिमेंट का नतीजा बिजनेस के ऊपर कैसा पड़ेगा। ये उसी तरह है जैसे कोई साइंटिफिक हाइपोथेसिस होती है, और ये एक तरह से जरूरी भी है, क्योंकि बिजनेस लंबा टिके यही स्टार्टअप का गोल होता है। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं है। चौथा नंबर है बुलिड, मेजर, लर्न। किसी भी स्टार्टअप के लिए प्राइमरी टास्क होते हैं आइडिया से नए प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर का फीडबैक मेजर करना और उस फीडबैक से सीखना कि ये चीज़ आगे चलेगी कि नहीं। यानी टू पिवोट और प्रिजर्व। पाइवोट से मतलब है कि मुड़े और कोई दूसरा तरीका सोचे, और प्रिजर्व का मतलब है कि अपने आइडिया को लेकर आगे बढ़े और चलते रहे। अगर फीडबैक अच्छा नहीं मिलता तो फिर आपको कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ता है, और अगर फीडबैक अच्छा मिलता है तो फिर आगे चलते रहिए। नंबर 5 पर है प्रोग्रेस। अगर स्टार्टअप को बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल के हिसाब से चलने की आदत होती है, फीडबैक मिलते ही इसे अपनी कमियों पर काम कर लेना चाहिए। एक सस्टेनेबल बिजनेस अचीव करने के लिए अपने किस प्रोसेस पर आगे बढ़ना है, करना है, या स्टार्टअप को पता होना चाहिए। जेपोज शूज़ की एक ऑनलाइन शॉप है। इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कस्टमर फ्रेंडली है। जेपोज सबसे बड़े इंटरनेशनल ई-कॉमर्स बिजनेस में से एक है। सच तो ये है कि $1 मिलियन एनुअल सेल वाली ये बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, लेकिन बाकी सारी स्टार्टअप बिजनेस की तरह ये कंपनी भी बहुत सिंपल तरीके से शुरू हुई थी। जेपोज के फाउंडर निक स्विनमर्न है। सालों पहले जब मार्केट के अवेलेबल हर तरह के जूतों को ऑनलाइन खरीदने के लिए कोई ऑनलाइन शॉप नहीं थी, तो निक को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। वे चाहते थे कि कस्टमर को ऑनलाइन बैठे ही बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंसेस हो। निक प्लानिंग में ही बहुत टाइम लगा सकते थे। उन्हें पहले वेयर हाउस से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और पोटेंशियल सेल्स तक हर चीज़ फिगर आउट करनी चाहिए थी। तब ई कॉमर्स कंपनी खोलने के लिए ये एक खास ट्रेंड हुआ करता था, मगर फिर भी निक ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर जेपोज शुरू की।
इस यकीन पर कि लोग ऑनलाइन जूते खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं, उसने सबसे पहले लोकल दुकानदारों से उनके प्रोडक्ट की पिक्चर लेने की परमिशन मांगी। बदले में निक उन प्रोडक्ट की पिक्चर अपने वेबसाइट पे डालते जिससे कि कस्टमर उन्हें देख सके, और जब कोई कस्टमर पिक्चर देखकर ऑर्डर करता तो निक उसे उस दुकान से खरीद कर कस्टमर को बेच देते। जेपोस एक सिंपल फंक्शनिंग साइट से शुरू हुई थी। निक ये देखना चाहते थे कि क्या सच में ऑनलाइन शॉपिंग में जूतों की डिमांड है या नहीं। असली कस्टमर से इंटरैक्टिंग करके उसे बेस्ट पेमेंट भी मिलती थी, और साथ ही रिटर्न और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी सही ढंग से मैनेज हो जाता था। ऐसा एक्सपेरिमेंट मार्केट रिसर्च के मुकाबले बहुत अलग है। अगर निक ने सर्वे किया होता तो उन्हें पता चलता कि कस्टमर की क्या पसंद है, मगर साइट बनाकर उन्हें इससे कई ज़्यादा पता चला। सबसे पहले तो असली कस्टमर के साथ डील करने से उन्हें सर्वे से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट डेटा मिला। दूसरा, उन्हें कस्टमर की एक्चुअल नीड का पता चला। उन्हें ये भी समझ आया कि जेपोस में डिस्काउंटेड प्राइस भी रखने पड़ सकते हैं। तीसरा, उन्हें कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से डील करने का मौका मिला। उन्होंने रिटर्न इशू पर डील करना भी सीखा। निक के एक्सपेरिमेंट से जेपोस को काफ़ी फायदा हुआ। हालांकि कंपनी स्मॉल स्केल से शुरू हुई थी, फिर भी इसने अच्छे रिजल्ट्स दिए। एक ऑनलाइन स्टोर में क्या क्या होना चाहिए, निक को इस बात की अच्छी नॉलेज हो गई, और इस तरह जेपोस एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बन गया। फिर 2009 में इसे अमेजन ने $1.2 बिलियन में खरीद लिया। जेपोस की सक्सेस ने लीन स्टार्टअप की एफिशिएंसी प्रूव कर दी। इस एक्सपेरिमेंट ने कंपनी का टाइम, एफर्ट और पैसा तीनों ही बचाया। जूतों का स्टॉक जमा करके रखने से पहले निक ऑर्डर पक्का कर लेते थे, फिर जाकर उन्हें सीधे दुकानदारों से खरीदकर कस्टमर को बेचते थे। इस तरह उनके पास अनवांटेड जूतों की कोई इन्वेंट्री नहीं होती थी और कस्टमर सर्वे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। असली कस्टमर से डील करना ज़्यादा सही रहता था। जो भी असली प्रॉब्लम होती थी और कस्टमर के हिसाब से उसे सॉल्व करने से कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होता था। निक ने एक नए प्रोडक्ट से शुरुआत की और एक्सपेरिमेंट के जरिए जेपोस एक परफेक्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी बन गई। जो सिंपल फंक्शनिंग साइट उन्होंने बनाई उसे मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी MVP। MVP किसी प्रोडक्ट का इनिशियल वर्जन होता है। ये सस्ता, इजी और आसानी से डेवलप किया जा सकता है। फिर ये एक्सपेरिमेंट से एक फाइनल प्रोडक्ट में बदला जा सकता है जो मार्केट के लिए तैयार है। हम देख सकते हैं कि किस तरह लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल पे बेस्ट जेपोस की शुरुआत काफ़ी अनसर्टेन थी, क्योंकि जूते की ऑनलाइन खरीदारी का आइडिया तब किसी के दिमाग में नहीं था। इसके अलावा एक भी जूता बिक जाए इस पर भी निक को पक्का भरोसा नहीं था, मगर उन्होंने वैलिडेटिंग लर्निंग अप्लाई किया। निक ने अपने एक्सपेरिमेंट साइट लॉन्च करके अपने भरोसे को टेस्ट किया। फिर उसने इसमें बिल्ड मेजर लर्न अप्लाई किया। जब उन्हें रियल कस्टमर से डील करना पड़ा, निक ने ये भी सीखा कि पिवोट या प्रिजर्व में से कौन सी अप्रोच अपनाई जाए, जिसे डिस्काउंट और रिटर्न सिस्टम, और फिर आखिर में जेपोस एक सस्टेनेबल बिजनेस बन ही गया। विलेज लॉन्ड्री सर्विस। बहुत साल पहले इंडिया में कुछ ही घरों में वॉशिंग मशीन हुआ करती थी। क्योंकि ये महंगी होती थी तो केवल 7% लोग ही इसे खरीदना अफोर्ड कर पाते थे। ज़्यादातर लोग अपने हाथों से ही कपड़े धोया करते थे या फिर किसी धोबी से या लॉन्ड्री सर्विस में धुलवाया करते थे। धोबी उन कपड़ों को नदी में लेकर जाता था। पहले किसी पत्थर पर पटक पटक कर कपड़े साफ किए जाते थे, फिर नदी के पानी में धोए जाते थे। इतने कपड़ों को धोने से लेकर सुखाने और इस्त्री करने में धोबी को पूरे 10 दिन लगते थे। फिर जाकर वो कपड़े वापस देता था, और ऐसा नहीं था कि कपड़े फिर भी साफ धुलते थे। अक्षय मेहरा ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। वे प्रोएक्टर और गैम्बल सिंगापुर में 8 साल तक ब्रांड मैनेजर रहे थे। इसलिए और साउथ वेस्ट इंडिया में पेंटीन और टाइड ब्रांड के पीछे उनका ही दिमाग है। अक्षय मेहरा लोगों को आसान और सस्ती लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करना चाहते थे। इंडिया वापस आने पर अक्षय मेहरा ने विलेज लॉन्ड्री सिस्टम के साथ
कोलाबरेट किया। साथ मिलकर दोनों ने बेस्ट बिजनेस अप्रोच जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उनका पहला एक्सपेरिमेंट VLS ने एक पिकअप ट्रक में एक वॉशिंग मशीन लोड की। वे इस ट्रक को बेंगलोर के एक निजी स्ट्रीट में पार्क कर देते थे। इस पिकअप ट्रक का आइडिया VLS को बस $8,000 का पड़ा। सबसे पहले तो उन्हें ये पता करना था कि क्या वाकई में लोग अपने कपड़े धुलवाने के लिए उन्हें पैसे देंगे। वैसे कपड़े वही सबके सामने ट्रक में लगी मशीन में नहीं धोए जाते थे, वो तो सिर्फ मार्केटिंग पर्पस के लिए था। असल में तो कपड़े कहीं और ले जाकर धुलवाए जाते और फिर धुले धुलाए कपड़े कस्टमर को 24 घंटे में डिलीवर कर दिए जाते। VLS ने वो ट्रक एक हफ्ते तक शहर के अलग अलग जगहों में पार्क किया ताकि उन्हें कस्टमर के बारे में और ज़्यादा पता चल सके कि कैसे वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कपड़े धुलवाने के लिए एनकरेज करें। क्या लोगों को फास्टर क्लीनिंग टाइम चाहिए था, या फिर लोग सफाई को लेकर कंसर्न थे, या किसी कस्टमर की कोई खास रिक्वेस्ट थी। VLS को पता चला कि ज़्यादातर कस्टमर को इस बात की फिक्र थी कि कहीं ट्रक उनके कपड़े लेकर भाग न जाए। तो इस इशू को सोल्व करने के लिए VLS ने ट्रक के बदले कस्टमर फ्रेंडली मोबाइल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में वो उस कियोस्क को एक ग्रोसरी स्टोर के पास ले गया। VLS को ये भी पता लगा कि लोग कपड़े सिर्फ धुलवाना ही नहीं बल्कि उन्हें प्रेस भी करवाना चाहते हैं, और उन्हें ये बात भी मालूम हुई कि कुछ कस्टमर 4 घंटे में धुले प्रेस किए कपड़ों के बदले दुगना पैसा देने को भी तैयार थे। VLS का ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बाद में वे एक फाइनल प्रोडक्ट लेकर आए जो 3 फीट बाय 4 फीट का एक मोबाइल कियोस्क था, जिसमें एक एफिशिएंट वॉशिंग मशीन के साथ एक ड्रायर भी था। ये कपड़े धोने के लिए अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट और साफ पानी इस्तेमाल करता था। इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद बड़े बड़े शहरों जैसे मुंबई, बेंगलोर में विलेज लॉन्ड्री सर्विस के कुल 14 मोबाइल कियोस्क चलने लगे। CEO अक्षय मेहरा ने प्राउडली कहा, हमने 2010 में कुल 1,16,000 kg की सर्विस दी। पिछले साल हमने अपने सभी आउटलेट्स में कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस दी है। जयपोस की स्टोरी की तरह ही हम देख सकते हैं कि कैसे लीन स्टार्टअप का प्रिंसिपल VLS ने भी अप्लाई किया। अक्षय मेहरा भी अपने स्टार्टअप को लेकर पहले अनसर्टेन थे। उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि लोग उनकी लॉन्ड्री सर्विस का भरोसा करेंगे भी या नहीं। दूसरी बात, उन्होंने शुरुआती प्रोडक्ट को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर निकाला। पिकअप ट्रक उनका MVP यानी मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट था, जिसमें कोई खास पैसा खर्च नहीं हुआ था, ना ही इसे डेवलप करने में ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ा। वे इस कम लागत वाले रिस्क पे अपने यकीन को आसानी से टेस्ट कर सकते थे। तीसरी बात, VLS कस्टमर के फीडबैक से बिल्ड, मेजर, लर्न, क्रिएट कर पाया। उन्हें पिकअप ट्रक से पिवोट का आइडिया आया और आयरनिंग सर्विस से प्रिजर्व का पता चला, और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि लास्ट में उन्हें ऐसा फाइनल प्रोडक्ट मिला जो कस्टमर की नीड्स पूरी कर रहा था। ये बहुत बड़ी सक्सेस थी जिसने विलेज लॉन्ड्री सर्विस एक सस्टेनेबल बिजनेस बन पाया। क्या होता अगर VLS मार्केट लॉन्चिंग से पहले ही अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लेते? क्या होता अगर वे सालों तक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही प्लान करते रहते? क्या होता अगर उन्होंने प्रोडक्ट शुरू करने से पहले एक सर्वे करवाया होता? ये सब तो बिजनेस के ट्रेडिशनल तरीके हैं जो किसी भी नए बिजनेस से पहले अपनाए जाते रहे हैं, मगर ये पुराने तरीके किसी स्टार्टअप के लिए कभी काम नहीं करते हैं। कोई भी नया बिजनेस शुरू करना बहुत अनसर्टेन सिचुएशन होता है। स्टार्टअप को ना तो प्रोडक्ट में इतना इन्वेस्ट करना चाहिए और ना ही स्ट्रेटेजी में इतना टाइम लगाना चाहिए जो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देता। दरअसल जब तक आप असली कस्टमर से डील नहीं करते तब तक आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। किसी भी नए बिजनेस के लिए बेहतर होगा कि छोटी शुरुआत की जाए। एक्सपेरिमेंट और बिल्ड, मेजर, लर्न मेथड की मदद से लास्ट में आपको एक परफेक्ट सस्टेनेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ग्रुप ऑन,
क्या आपने ग्रुपोन का नाम सुना है? ये पहली ऑनलाइन साइट थी जो कस्टमर को ग्रुप कूपन प्रोवाइड करती थी। इसकी बढ़ती हुई सक्सेस को देखकर ही कई दूसरी साइट्स ने भी ग्रुपोन की नकल करनी शुरू कर दी थी। मगर ऐसा नहीं था कि ग्रुपोन रातों रात चल पड़ी। ग्रुपोन के सबसे पहले कस्टमर थे 20 लोगों का एक ग्रुप, जिन्होंने बाय वन टेक वन पिज्जा कूपन लिए थे। एंड्रयू मेसन, जो उनके फाउंडर थे, पहले इसे सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मेसन और उनकी टीम ने एक मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट क्रिएट किया। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह है। ग्रुपोन एक वर्डप्रेस ब्लॉग के तौर पर शुरू हुआ था। मेसन और उनकी टीम रोज कुछ न कुछ पोस्ट करती थी। उनका पहला ब्लॉग था, ये टी शर्ट रेड कलर और लार्ज साइज में अवेलेबल है, अगर आप कोई अलग कलर या साइज चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ग्रुपोन के पास तब तक ऑर्डर के लिए एक फॉर्म तक नहीं था। आइडिया बहुत सिंपल था, मगर ये काम कर गया। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि वाकई में इसकी डिमांड है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिन्हें ग्रुपोन काम की चीज लगा। इसके बाद मेसन और उनकी टीम ने फाइल मेकर प्रोग्राम से असली कूपन बनाए। ग्रुपोन का पहला कूपन एक पीडीएफ फॉर्मेट में था। वे इन पीडीएफ कूपन्स को सीधे कस्टमर को मेल कर देते थे। एक दिन उनके पास सुशी के 500 कूपन्स की डिमांड आई। उन्हें ये सारे कूपन्स अपने 500 कस्टमर को पीडीएफ फाइल के साथ मेल करने पड़े। अपने पहले साल में ग्रुपोन कंपनी जैसे तैसे चीजें मैनेज करने में लगी रही, लेकिन उनके इस सफर में वर्डप्रेस ब्लॉग, फाइल मेकर पीडीएफ और उन 20 पिज्जा कूपन्स की भी एक खास जगह है। कंपनी की ग्रोथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही। वे अपने टाइम में $1 बिलियन के बेंचमार्क तक पहुंचने वाली सबसे तेज कंपनी बनी। आज ग्रुपोन लोकल बिजनेस को नए कस्टमर ढूंढने में मदद करती है। ये दुनिया के अलग अलग 375 शहरों को स्पेशल अफोर्डेबल डील प्रोवाइड करती है। मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट का काम है कस्टमर की डिमांड का पता लगाकर स्टार्टअप की हेल्प करना। इसलिए MVP सस्ती, इजी और क्विकली डेवलप की जा सकती थी। इसके थ्रू स्टार्टअप जल्द ही अपना बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल शुरू कर सकता था। ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करने में प्रोडक्ट को एक लंबे डेवलपमेंट पीरियड से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसे परफेक्शन मिलती है। मगर MVP के तरीके ज़्यादा इफेक्टिव थे। ये स्टार्टअप के लिए बेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाने में और टेक्निकल इश्यूज समझने में काफ़ी हेल्पफुल है। और सबसे बढ़कर बात है कि MVP बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कई सवालों के जवाब देता है। टोयोटा गेची गेम बुत्सु का मतलब है जाओ और खुद देख लो। ये मैनेजर्स के लिए है कि बेस्ट डिसीजन लेने के लिए पहले वे जाए और खुद ही देख ले। यही टोयोटा का कोर प्रिंसिपल है। यहाँ गेची अपनाना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर सेल्स और पब्लिक अफेयर्स तक, यही टोयोटा का तरीका है काम करने का। यहाँ मैनेजर्स के पास प्रॉब्लम सोल्व करने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय खुद जाकर देखने के कि कहाँ दिक्कत है। और यहाँ यूजी योकोवा सिएना मिनीवैन 2004 के मैनेजर ने भी किया। उन्हें सिएना के कॉन्सेप्ट मेकिंग से लेकर प्रोडक्शन तक हर चीज की देखरेख करने के लिए असाइन किया गया था। नॉर्थ अमेरिका में मिनी वैन की ज़्यादा मार्केट है। उस साल योकोवा एक बड़े बिजनेस मूव के लिए तैयार थे। वे यूएस के सभी 50 स्टेट्स में रोड ट्रिप के लिए गए। योकोवा ने कनाडा और मेक्सिको की सभी कंट्रीज का भी चक्कर लगाया। कुल मिलाकर उन्होंने 53,000 माइल्स की दूरी नापी। हर शहर और टाउन में योकोवा ने सिएना 2003 का मॉडल रेंट पर दिया। वे जानना चाहते थे कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। उन्होंने मिनी वैन चलाने वाले ड्राइवर से बात की और उन्हें ऑब्जर्व भी किया। इससे योकोवा को भी जो जानकारी हासिल हुई वो 2004 मॉडल की सक्सेस के लिए एक खतरा थी। योकोवा ने कहा, बेशक पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मिनी वैन खरीदते हैं, मगर असल में बच्चे ही इसके मालिक होते हैं। बच्चे इसके पीछे के 2/3 हिस्से में कब्जा कर लेते हैं और ये ही बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और नखरीले भी। अगर मैंने अपने ट्रैवल से कुछ सीखा तो यही है कि अगली सिएना को किड्स स्पेशल बनाने की ज़रूरत है। और इस तरह फिर योकोवा ने सिएना 2004 में मिनी वैन के अंदर के कंफर्ट के लिए एक बड़ा बजट रखा।
बच्चों के लिए गाड़ी में कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है, खासकर कि अमेरिका में, जहां अक्सर फैमिली रोड ट्रिप्स काफ़ी लंबी होती है। लेकिन जापान में योकोवा को इस बात का पता नहीं चल पाया क्योंकि वहां लॉन्ग ट्रिप्स उतनी कॉमन नहीं है। इस नए इम्प्रूव्ड कंफर्ट फीचर के रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव थे। मिनी वैन 2004 मॉडल की सेल 2003 के मॉडल से 60% ज़्यादा थी। योकोवा के इस ट्रैवल से एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। मैनेजर योकोवा ने गैची के इफेक्टिवनेस को प्रूव कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वे जो करते हैं बेस्ट करते हैं। यही बात स्टार्टअप में भी अप्लाई होती है क्योंकि वहाँ भी खुद जाकर देखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। वे किसी और बिजनेस स्ट्रेटेजी से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, खासकर किसी नई कंपनी में। जब तक आप MVP अप्लाई नहीं करेंगे और ना ही रियल कस्टमर के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब तक आप कस्टमर की पसंद नहीं बन सकते। एक स्टार्टअप के लिए यही बेस्ट तरीका है। आपके एक्सपेरिमेंट लंबे, कॉस्टली या मुश्किल हो ये ज़रूरी नहीं है, मगर उनके रिजल्ट इम्प्रेसिव होते हैं। कंक्लूजन, अच्छा तो आपके पास कोई कमाल का बिजनेस आइडिया है तो आप भी MVP क्रिएट करके अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर लीजिए। ध्यान रहे कि आपका मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी आपकी शुरुआत ही है, तो आप छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। कई टाइम में एक सिंपल प्रोडक्ट डेवलप कीजिए। जब आपके पास आपका MVP हो तो तब आप अपने लर्निंग प्रोसेस से शुरुआत कर सकते हैं। अब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दीजिए और याद रखें, अपना बिल्ड मेजर साइकिल यानी प्रोडक्ट बनाएं, कस्टमर का फीडबैक मेजर करें और उससे सीख लें। फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आइडिया पिवोट करना है और कौन सा प्रिजर्व। इस बिल्ड मेजर लर्न लूप को रिपीट करते रहिए जब तक कि आप अपने सारे अंदाजे टेस्ट ना कर ले, जब तक आपकी सारी अनसर्टेनिटी दूर न हो जाए। इस तरह से आप लास्ट में जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपका बेस्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा और वही आपकी बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी भी। लीन स्टार्टअप अप्लाई करके आप सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे बल्कि आप एक सस्टेनेबल बिजनेस भी खड़ा कर लेंगे। इस बात की पूरी गारंटी है क्योंकि इसमें आपको असली कस्टमर के साथ डील करने का मौका मिलता है। तो अब से अनसर्टेनिटीज़ को दूर कीजिए और सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।